नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे चुनावों की ये माह कवरेज लगातार जारी है और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। तो बड़ी और अहम जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग अभी चल रही है और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है। अब 1 बजे तक अगर आप देखें तो अमरोहा में 41.22% मतदान हुआ है। अलीगढ़ में 1 बजे तक यह आंकड़ा 35.33% का है। मेरठ में 1 बजे तक 38.57% मतदान हुआ है और बागपत में 1 बजे तक 32.90% मतदान हुआ है। बुलंदशहर में भी 1 बजे तक 35.25% मतदान हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में ये मतदान 36.06% है। गाजियाबाद में भी 33.99% मतदान हुआ है। मथुरा में 1 बजे तक का आंकड़ा 32.70% है। तो ये 1 बजे तक के आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सेकंड फेज की ये जो वोटिंग है वो लगातार चल रही है। अमरोहा में अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक है ये 41.22% और बाकी अलीगढ़ में 35.33% मतदान। मेरठ में 1 बजे तक 38.57% मतदान। तो बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग लगातार चल रही है। अब वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी आपको बता दें चुनावी मैदान में है। हेमा मालिनी ने इंडिया न्यूज संवाददाता मेहंदी गर्ग के साथ खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हेमा मालिनी जी। मैम, आप चुनाव लड़ रही हैं, तीसरी बार अब आप चुनाव लड़ रही हैं। किस तरीके से देखती हैं, क्या मुद्दे हैं मथुरा को लेकर और जनता के लिए आप क्या सोचती हैं? जनता के लिए बहुत सोच के आई और सोच के जो आया था वो सब काम कर दिया है। अभी थोड़ा और काम बाकी है, वो अभी करूँगी मैं। मैम, बस आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है कितने प्रतिशत से आप इस बार चुनाव जीत रही हैं या कितनी कॉन्फिडेंट हैं? कॉन्फिडेंट तो है कि हम जीतेंगे। अभी कितना परसेंटेज में होता है मालूम पड़ेगा ना, अभी मुझे कैसे मालूम है। बट इट लुक्स नाइस, एवरीवेयर इट्स गुड। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मथुरा से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं हेमा मालिनी। इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में मथुरा की जनता उनका कितना सपोर्ट करती है या क्या मथुरा की जनता तैयार है हेमा मालिनी को एक बार फिर से जिताने के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज। अगली बड़ी खबर भी मथुरा से ही है, जहां पे बुजुर्गों का सहारा बने हैं अर्धसैनिक बल और जवानों ने बुजुर्गों को सहारा देकर के वोट डलवाया है। तो तस्वीरें आप देखिए, अर्धसैनिक बलों ने किस तरीके से बुजुर्गों की सहायता की है। ये मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं मथुरा की, जहां पर अर्धसैनिक बल तमाम बुजुर्गों को आप देखिए किस तरीके से मतदान केंद्रों तक ले जाते हुए नजर आए हैं। ये वो वृद्धजन हैं जो कि वोट डालने के लिए अलग अलग मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए थे, लेकिन यहां पर पहले से तैनात अर्धसैनिक बलों ने भी आपको बता दें कि इन वृद्धजनों की मदद की है और उनको वोट डलवाया है। तो उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि आज 8 सीटों पर अभी सेकंड फेज में वोटिंग लगातार जारी है। उधर अमरोहा में भी वोट डालने को लेकर के लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। एम्बुलेंस से वोट डालने एक महिला मरीज पहुंची है, ये बड़ी जानकारी है। अब देखिए किस तरीके से वोट को लेकर के लोगों में उत्साह है। एक महिला जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन वोट चूंकि आज डालना था इसलिए एम्बुलेंस से वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। तो लगातार सेकंड फेज में जो वोटिंग है वो चल रही है और उसी कड़ी में आज ये वोटिंग एम्बुलेंस से भी देखने को मिली। तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आपको बता दें कि अभी भी लगातार वोटिंग चल रही है। 1 बजे तक का परसेंटेज हमने आपको लगातार बताया है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं। अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आज आपने देखा कि किस तरीके से अर्धसैनिक बल तमाम बुजुर्गों की मदद करते हुए नजर आए। तो वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिसमें लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए आप देखिए एम्बुलेंस के जरिए पहुंचे हैं। आज लोकतंत्र का महापर्व है और अमरोहा में मतदान प्रक्रिया जारी है। ऐसे में तमाम जो रंग रूप हैं वो देखने को मिल रहे हैं। वोटरों के में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इस पर्व का कितना महत्व है ये जानना है तो आप पूनम देवी से मिलिए, जो मेरठ हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके बावजूद आज यहाँ पर आई हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। देख सकते हैं आप, व्हील चेयर पर आई हैं और हाथ में इनकी जो चोट है वो भी लगी हुई है और परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे जी? पहले आप। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं इसलिए वोट डालने आई हूँ। मैं वहाँ से एडमिट थी 3 दिन से। क्या हो गया था आपको? मेरा यूट्रस ऑपरेशन हुआ, मैं तो सो रही थी, इसको करा के आ गई। तो आप इतनी बीमार हैं, इतने मतलब दिक्कत थी, उसके बावजूद भी तो वोट तो अपना काम याद करना था ना, वोट तो देना ही देना था। हाँ
हाँ, वोट नहीं खराब करना था। आप इनके हस्बैंड हैं? हाँ जी। क्या कहेंगी पत्नी का वोट डालने? हाँ, अच्छा लगा सर। अपने मत का प्रयोग करना चाहिए आदमी को। थोड़ा सा ठीक थी वहाँ से। हमें जो डॉक्टर थी उन्होंने भी जल्दी जल्दी से डिस्चार्ज किया। बोला आप वोट गिरना चाहती हैं तो हम लोग जो है डिस्चार्ज करते हैं जल्दी आपको, आप अपने मत का प्रयोग करिएगा जाकर। अच्छा, लोकतंत्र का मजबूत हो बस। तो आप कहाँ जाएंगे? अभी हम गजरोला ही जाएंगे कभी नगर में, घर पे। अभी घर पे ही जाएंगे, छुट्टी अब होगी। आप आए मेरठ। जी जी, मेरठ से आए। देखा, इन्होंने बताया किस प्रकार से ये बीमार हैं और मेरठ में एडमिट थी, मगर अपने मत का प्रयोग करने के लिए आज वो यहाँ पर आई हैं और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो साफ तौर से इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमरोहा के लोग मतदान को लेके कितने उत्साहित हैं और यही वजह है कि 11 बजे तक अमरोहा में 28.88% तक मतदान हो चुका है। यानी कि अमरोहा इस बार आसार ऐसे लग रहे हैं कि जो पुराना रिकॉर्ड था उसको तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। अरुण चार। तो गाजियाबाद में भी पोलिंग बूथ पर मतदान के बाद सेल्फी लेते हुए एक 80 साल के बुजुर्ग महिला ने फोटो खिंचवाई है। बलराम नगर लूनी गाजियाबाद में 8 दिन के जुड़वा बच्चे को लेकर के एक महिला परिजन के साथ मतदान करने के लिए पहुंची है। गाजियाबाद के लोनी के बलराम नगर में ये आदर्श पोलिंग बूथ बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे जो है मतदाता जो भी वोटिंग करने आ रहे हैं और ये प्रशासन की तरफ से जो है इसको इस पोलिंग बूथ को जो है आदर्श पोलिंग बूथ बनाया गया। वो अभी यहाँ जो है सुबह से धूप तेज होने के कारण अभी थोड़ी सी भीड़ भी कम हो गई है जो मतदाताओं की है। मैं जो है ये और अभी अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं, यहाँ पे प्रशासन ने एक व्यवस्था की है कि जो वोटिंग करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी एक बनाया गया है। जो युवा वोटर हैं या जो इस जो उत्साह है बहुत सारे लोगों में मतदान के बाद किस तरीके से यहाँ पे आके जो है ये सेल्फी पॉइंट है और इस पे बहुत सारे मतदाता अपनी जो है सेल्फी भी लेते हैं मतदान करने के बाद। मैं यहाँ पे कुछ मतदाता भी खड़े हुए हैं, मैं उनसे जानकारी लेता हूँ कि कितना इनके अंदर उत्साह है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है आमिर जी, क्या सोच के आपने वोटिंग की है अभी यहाँ पे? देश में तरक्की होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, गरीब और युवाओं को बिजनेस मिलना चाहिए। बहुत बुजुर्ग माता जी हैं, ये वोटिंग करके जा रही हैं। अम्मा आपने वोट कर दिया है? एक मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि जो है बहुत बुजुर्ग माता जी हैं और ये आप वोटिंग करके आ रही हैं। अम्मा क्या नाम है? अरुणा जी, कितनी आयु है आपकी? 80 साल। इस समय हमारे पास जो है ऐसे मतदाता भी हैं जिन्होंने अभी जो है 15 दिन पहले ही जो है नवजात शिशु को जो है जन्म दिया है और उसके बाद भी यहाँ पे जो है वोटिंग करने के लिए पहुंची हुई हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आप अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि ये जो है क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है आपका? फरजाना जी, ये आपका बच्चा कितने दिन का है? ये है अच्छा, बहन जी का बच्चा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हिना जी, आप ये कितने दिन का बालक है और आप वोट डालते हैं? 8 दिन का बालक है और 8 दिन के बालक को लेके भी यहाँ पे जो है वोट डालने आए हैं और देख रहे हैं कि हिना जी को किस तरीके से यहाँ उनके जो परिजन है वो साथ में बालक को गोदी में लिए हुए हैं। और भी जो है कि क्या नाम है आपका? आपकी ये पत्नी कहाँ है? क्या नाम है? ये दो जी इन्हीं के ही दो जो हिना जी हैं, इन्हीं के ही 2 जुड़वा बालक हैं और ये इन दोनों बच्चों को लेके यहाँ बूथ पे पहुंची हुई हैं। अपने सहयोगी आशीष कुमार के साथ संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, लोनी। तो अमरोहा में भी मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी और पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह लगातार मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए एसपी अमरोहा ने इनको निराधार बताया है। अमरोहा मतदान चल रहा है तो तमाम मतदेय स्थल का जो दौरा कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। सर, किस प्रकार से मतदान चल रहा है और क्या? जनपद के 1486 मतदान केंद्र जो मतदान मतदेय स्थल है उन सभी पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और ऐसा देखा जा रहा है कि वोटर्स में काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए आ रहे हैं। सभी की विधिवत पहचान करा करके उनके मतदान कराए जा रहे हैं। हमने पूरी व्यवस्था को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए हमने 110 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 11 जोनल मजिस्ट्रेट, हमने इसके साथ साथ सुपर जोनल मजिस्ट्रेट 4 लगाए और ये भी व्यवस्था की है कि कई सारे मोबाइल्स हों
जो अगर कहीं किसी तरह की ईवीएम की प्रॉब्लम हो तो उसको भी सॉर्ट आउट करें। साथ ही साथ जहाँ पे 10 से अधिक पीडब्ल्यूडी वोटर है वहाँ पे हमने व्हील चेयर की व्यवस्था की है। वोटर्स के पानी पीने की व्यवस्था की गई है, उनके लिए छाया की व्यवस्था की गई। लंबी लाइन हो तो वहाँ पे अगर बुजुर्ग मतदाता हो तो उनके लिए लंबे समय इंतजार करने में, उनको खड़े रहने में सुविधा ना हो तो कुछ चेयर्स भी लाइन में लगाई है। तो इस प्रकार से वोटर फ्रेंडली बूथ बनाए गए हैं। कप्तान साहब भी हैं सर, आप भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं सर, क्या देख रहे हैं? बड़े उल्लासपूर्ण वातावरण में पूरे जनपद में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मतदान सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके इसके लिए व्यापक स्तर पर पुलिस का बंदोबस्त किया गया हुआ है। क्रिटिकल जो हमारे केंद्र है वहाँ पे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जोनल सेक्टर और अतिरिक्त रूप से 150 क्लस्टर क्यूआरटीज का बंदोबस्त है, जिससे प्रत्येक मतदान केंद्र पे 5 से 6 मिनट के अंदर कोई ना कोई हमारा वहाँ पे रिस्पॉन्स मौजूद रहे। मायावती ने आरोप लगाया है कि जो मतदाताओं पर दबाव डाला, वोट नहीं डाले, ट्विटर पे ट्वीट। एक ट्वीट ऐसा संज्ञान में आया था जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पे मुआयना भी किया है, तो ये सूचना जो है वो भ्रामक पाई गई थी, इसका सत्यापन कर लिया था। सभी जगह पे सकुशल, शांतिपूर्ण और बहुत ही बढ़िया वातावरण। चाहत इंडियन। तो आप देख रहे हैं कि आज सेकंड फेज की जो वोटिंग है वो लगातार चल रही है। दूसरे चरण में 8 सीटों पर आपको बता दें कि आज वोटिंग जारी है, लेकिन आज की ये वोटिंग क्या कुछ कहती है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा करते हैं। मनीष जी हमारे साथ राजनीति विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं, कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मनीष जी, सबसे पहले आपके ही पास आता हूं मैं, किस तरीके से आज आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बहुत ज्यादा हम लोग उसको नहीं कह सकते हैं। ये जो वोटिंग परसेंटेज हमको लगभग 35 या 36% के आसपास दिख रहा है, इसको कैसे देखा जाए, इसके क्या मायने हैं? देखिए, 3 बजे वाला वोटिंग परसेंटेज आ गया है, लगभग 47 से 48% की वोटिंग दिख रही है। तो मुझे लगता है कि पिछली बार से वोटिंग परसेंटेज इस बार अच्छी आएगी। अभी हमारे पास 6 बजे तक का समय है और 3 बजे के बाद से थोड़ा सा वोटर का टर्नआउट और अच्छा हो जाता है, क्योंकि मौसम थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो हम पिछली बार की फिगर को क्रॉस करेंगे और वोटिंग परसेंटेज अच्छी रहेगी। क्योंकि मैं सुबह से जो मुद्दे सुन रहा हूँ आपके चैनल पे, इस बार मतदाता जो है राष्ट्रहित की बात कर रहा है, देश हित की बात कर रहा है, तो वो अपनी छोटी परेशानियों को साथ में रखने के बाद भी देश के बारे में सोच रहा है और अपनी परेशानियों के साथ देश के बारे में सोच के कुछ वोटिंग करने की सोच रहा है। तो इस बार हमें फर्स्ट फेज से अच्छी वोटिंग परसेंटेज मिलेगी। बिल्कुल। राम कपूर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राम कपूर जी, क्या इस बात से आप मनीष जी की इत्तेफाक रखते हैं कि जो इस समय जो वोटिंग का परसेंटाइल है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चौंकाने वाला नहीं, क्योंकि कमोबेश इसी तरह की स्थितियां होती हैं और शाम होते होते ये बढ़ेगा थोड़ा, क्या आपको लग रहा है ऐसा होगा? राम कपूर जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, राम कपूर तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा। सौरभ मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सौरभ जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, ये वोटिंग ट्रेंड आपको किस तरीके से दिख रहा है और ये क्या बता रहा है इस समय? देखिए, निश्चित तौर पर वोटिंग का जो प्रतिशत है ये बहुत उत्साहजनक तो नहीं है। 2019 में बहुत तेज गति से 3 बजे तक का प्रतिशत ज्यादा था जी। और उस समय एक जो 19 का आंकड़ा रहा उसको अभी हम छूने में थोड़े पीछे हैं। इसके लिए आपका समाचार चैनल, अलग अलग समाचार चैनल, अलग अलग सरकारी तंत्र, एनजीओ, सभी संगठनों का के द्वारा अपील किया जा रहा है कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी, अपनी मत की भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है और उस दिशा में सब लोग बढ़ रहे हैं और अपील करने की जरूरत है। अभी आज प्रधानमंत्री ने दोपहर में 12 बजे अपने एक रैली में भी इस बात का जिक्र किया। तो मुझे लगता है आवाज कट गई। नहीं, मैं सुन पा रहा हूं, बिल्कुल बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मत प्रतिशत का कम होना एक चिंता की बात, फिर भी इस प्रचंड गर्मी में इतनी नहीं, लेकिन सौरभ जी एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, देखिए ये जो टाइमिंग है, वोटिंग की जो टाइमिंग है सौरभ जी, ये हमेशा से एक ऐसी ही रहती है, लेकिन इस बार अगर हम लोग देखें या वोटिंग का जो प्रतिशत है अगर वो कम दिख रहा है, काफी ज्यादा मत प्रतिशत। नहीं सौरभ जी सुन पा रहे हैं आप मुझे?
चलिए, सौरभ जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं मनीष जी का एक बार फिर से रुक कर लेता हूं। मनीष जी, ये गर्मी वाली बात जो हम लोग अभी समय देख रहे हैं कि गर्मी है इसलिए लोग थोड़ा कम निकल रहे हैं, क्योंकि ऑलवेज हम लोग देखते हैं कि यही महीना होता है जब वोटिंग होती है लोकसभा चुनावों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दूं आपकी ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार ये अगर कम हो रहा है तो क्या कुछ आपको इसके पीछे के कारण समझ में आ रहा है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता गर्मी का इतना इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमारे देश में चुनाव लगभग इसी समय हर 5 वर्ष में होता है। 19-21 आप बात कर सकते हैं गर्मी की वजह से। वोटिंग परसेंटेज में फर्स्ट वाले में जो उदासीनता थी फर्स्ट फेज में, उससे आप थोड़ा सा बेहतर देखेंगे। अभी शाम के रिजल्ट आप आने दीजिए, और ये एक थोड़ा सा पैटर्न है नॉर्थ में वोटिंग का। आज भी आप असम की वोटिंग देखिए, बंगाल की वोटिंग देखिए, आज आप त्रिपुरा में भी वोटिंग हो रही है। नहीं, बिल्कुल यही चीज मैं जानना चाह रहा हूं ना मनीष जी, क्योंकि हमको जब आसाम में, बंगाल में, त्रिपुरा में फर्स्ट फेज में भी दिखा कि उधर वोटिंग बंगाल में कितनी बंपर हुई, लेकिन जब हम लोग उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो ये उदासीनता क्यों है? ये लोग निकल नहीं रहे घर से बाहर, इसके पीछे का कारण क्या समझ में आ रहा है आपको? दूसरा ये है कि ये किसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पर देखें अगर ये परसेंटेज है तो? देखिए, राजनीतिक तौर पे तो कहा जाता है कि भाजपा के लिए शहरी वोटर ज्यादा वोट करते हैं, तो अगर शहरों में उदासीनता है तो आप सोच सकते हैं कि भाजपा के ही वोट परसेंटेज में कमी हो रही है। लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो मुद्दे लेके आता है ना चुनाव में, लोग उससे अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं, उसकी भी एक उदासीनता है। आप देखिए कि चुनाव के घोषणा पत्र में जो वादे हो रहे हैं, मैं आज भी राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट सुन रहा था कि हम हर युवा को, हर साल हर ग्रेजुएट युवा को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। क्या कोई ऐसी बैकवर्ड कैलकुलेशन उनकी टीम ने करी थी कि भारत जैसे देश में, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या, कितने लोग एक साल में ग्रेजुएट होते हैं, कैसे हम उन्हें देंगे, कैसे करेंगे? तो आप उनको योजनाओं से अपनी रिलेट नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हो हम हर महिला को इतना पैसा देंगे, लेकिन कैसे देंगे? बजट में कहाँ उसका प्रावधान होगा? क्या आपके इकोनॉमिक्स ने, जो इन्होंने आपका घोषणा पत्र बनाया है, बैकग्राउंड वर्किंग करके बताई थी कि इतना पैसा हम सृजित कहां से करेंगे? अब ये डिबेट फिर दूसरे मोड़ पे चली जाएगी अगर हम सैम पैत्रोदा जैसे बयानों का जिक्र करते हैं कि लोगों की संपत्ति एक्वायर करेंगे और फिर वो लोगों में रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो हो सकता है आज हम वोटिंग नहीं तो मनीष जी, क्या एक परसेप्शन जो हम लोग देख रहे थे 400 पार की जो बात कही गई, क्या उसकी वजह से एक तो विपक्ष उस इंटेंसिटी के साथ, क्योंकि ये वो वाले इलाके हैं जहां पर अमूमन हम लोग देखते हैं कि विपक्ष बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्टिव मोड में रहता है, बहुत सारी रैलीज होती हैं। इस बार एक तो वो कम दिखे, बड़े नेता विपक्ष के बहुत कम हम लोगों को रैलीज में नजर आए। दूसरा ये है जिस बात की ओर आप इशारा कर रहे थे कि जनता को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह से उदासीनता हो और ये वोटिंग परसेंटेज उस तरीके का नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक तरीके से मान लिया है कि उधर से 400 पार कहा गया तो ये परसेप्शन चल रहा है कि भाई बीजेपी तो जीत ही रही है, वोट करने क्यों जाए? ये दोनों तरफ से, पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। देखिए, बीजेपी में ये खासियत है कि बीजेपी प्रचार के संग नैरेटिव बहुत अच्छा बनाती है, अपने नैरेटिव जो है जनता तक बहुत अच्छे ढंग से पहुंचाती है। अगर आप कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिए तो घोषणा पत्र कह रहा है 300 पार। अगर आप उनका, कल मैं एक मीम देख रहा था खड़गे जी वगैरह का बना हुआ है, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 400 सीटें जीतेंगे। तो क्या कैसे हो रहा है? आप लोग कोई आपस में सामंजस्य बैठ के नहीं बनाते और जनता तक वही मुद्दे जमीन तक नहीं पहुंच पाते। आज आप देखिए कि वायनाड में वोटिंग हो रही है और प्रबल संभावना है कि 2-3 दिन के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से अपने चुनाव का पर्चा भरेंगे। तो अगर आपको जनता के बीच में जाना था, आपको प्रधानमंत्री मोदी की तरह फर्स्ट फेज में अपनी लिस्ट में नाम डिक्लेयर करना चाहिए था। आप एक जगह चलो, 2 जगह लड़ो, 3 जगह लड़ो, बिल्कुल कोई फर्क नहीं मनीष जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई। मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कशन अभी आपसे और करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सौरभ जी का एक बार फिर से रुक कर लेता हूं। सौरभ जी हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। सौरभ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सौरभ मालवीय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, सौरभ मालवीय जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं आपके ही पास मनीष जी आप वापस आता हूं। ये जो बात आप अभी कह रहे थे और खासतौर से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की बात, इसके साथ एक चीज मैं और जोड़ रहा हूं। समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हम लोगों ने देखे जो कई बार बदले गए बिल्कुल पर्चा दाखिल होने से पहले। ये जो मुख्य विपक्षी के तौर पर इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी है, उसने जब इस तरीके से कैंडिडेट्स को बदलना और उसके बाद बार बार नाम आना किसी का, फिर किसी दूसरे का नाम आ जाना, क्या ये सारी चीजें जनता भी बड़े, आपको लग रहा है, माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है और वो भी एक तरीके से कहीं मान रही है कि विपक्ष भी अभी उस इंटेंसिटी के साथ लड़ नहीं रहा है, इसलिए वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे कि भाई इतनी गर्मी है, घर में ही रहते हैं, कोई फायदा नहीं वोट करने का? क्या ये एक बड़ा कारण हो सकता है?
बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। जो पार्टियां 10 साल से सत्ता में नहीं है, अगर उनको भी 2 दिन पहले कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है तो इसका मतलब उन्होंने कोई होमवर्क चुनाव के लिए करा ही नहीं था। कैसे वो 2 दिन पहले तेज प्रताप को टिकट देते और 2 दिन बाद कह देते आधी जनता उन्हें जानती ही नहीं है। जानती तो माननीय अखिलेश यादव जी को भी जनता नहीं थी। जब उन्हें नेताजी ने लाया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो कितने लोग उन्हें जानते थे? जानने से परसेप्शन नहीं होता है। वहां की सीटें पिछली बार डिम्पल जी कन्नौज से हारी थी तो उनकी भी पहचान यही थी ना कि वो अखिलेश यादव की वाइफ है और नेताजी की बहू है। उसके बाद भी वो चुनाव हारी। तो अगर आप लोग 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी टिकट नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो मैं आपको बताऊं, मुझे इस बार की राजनीति में एक बहुत बड़ी समस्या क्या दिख रही है कि पहले जो है पार्टियों के पास नेता बहुत होते थे, कार्यकर्ताओं की कमी होती थी। लेकिन आज का समय ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता बहुत सारे हैं, अपनी जगह खड़े, लेकिन नेताओं की कमी है, तभी टिकट डिसाइड नहीं हो पा रहा। ये तय नहीं हो पा रहा कि आप किसे टिकट दोगे, कब बदलोगे, कब नहीं बदलोगे। आप पीडीए लेके चलते हो, आप कहते हो हम पीडीए को टिकट देंगे। कैसे आप पीडीए को टिकट दे रहे हो? अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, तेज प्रताप का टिकट कट रहा है, शिवपाल का टिकट कट रहा है, आदित्य यादव लड़ रहे हैं, डिम्पल लड़ रही है, धर्मेंद्र लड़ रहे हैं। तो क्या आपको अपने समाज में कोई ऐसा नहीं दिखता जो आपके सामने खड़ा होकर चुनाव लड़ सके? और आप लोग देश और प्रदेश में जाके और बेहतर राजनीति करो, लोगों से जुड़ो, रैलियां करो, उन्हें इकट्ठा करो। जब आप नेतृत्व, बिल्कुल सही बात आपने कही है। नेतृत्व अगर बेहतर हो या नेतृत्व ये पोजीशनिंग कर ले कि मुझे क्या करना है, तो मुझे लगता है कि वो जनता को भी बाहर निकाल सकते हैं, उनके कार्यकर्ता जो ऑलरेडी ग्राउंड पर हैं। सौरभ मालवीय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल आवाज आ रही। जी जी सौरभ जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, क्योंकि एक तो जो ट्रेंड वोटिंग का हम लोग देख रहे हैं जिसमें ये कहा कि भाई अभी गर्मी है, लोग थोड़ा बाहर निकलेंगे, तो अमूमन लोकसभा के चुनाव तो इन्हीं महीनों में होते हैं और गर्मी भी हम लोग देख रहे हैं ऐसी ही होती है। लेकिन 19 में अगर प्रचंड तरीके से हम लोगों को ये वोटिंग परसेंटेज दिख रहा था, तो ये कम होना, ये अलार्मिंग किसके लिए है और क्यों हो रहा है ये कम? देखिए, सामान्यतः ये माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी में जब पोलिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो ये माना जाता है कि वो सरकार के लिए खतरे की घंटी है, यानी परिवर्तन जैसा है। लेकिन ये ट्रेंड उतना सटीक रूप से नहीं कहा जाएगा कि आज के ही विश्लेषण में कह दिया जाए कि कुछ परिणामदायक होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है, खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, कि जहां पर उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता था कि लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, ऐसे में आज बीजेपी के सामने लड़ाई किससे है? तो अखिलेश यादव के पहले जब हम थोड़ा सा जाएं तो मुलायम सिंह यादव ने अपने सामने, अपने जीवन में समाजवादी पार्टी ने अनेक नेताओं को खड़ा किया, उसकी जैसे जनेश्वर मिश्र को खड़ा किया, तमाम नेताओं को उन्होंने अपने सामने लीडर बनाया। आज अखिलेश ने एक लीडर नहीं बनने दिया। तो अखिलेश यादव ने एक लीडर नहीं उपजाए और स्वयं लीडर की भूमिका में है या नहीं है, ये उनके तमाम निर्णय। आप देखिए कि 4 सीटों पर 2-2 बार प्रत्याशी बदलना, 9 सीटों पर 1-1 बार प्रत्याशी बदलना, इस संगठनात्मक तुलना में जब देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार में ही ज्यादा से अधिक सीट अनाउंस कर दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं संगठन के आधार पर यदि बीएसपी से और एसपी से और कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में लड़ाई है, तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस, आप देखिए कांग्रेस के लिए कैसे गढ़ पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग और स्वयं राहुल यहाँ की उपज है। उत्तर प्रदेश उनके लिए घर है। बिल्कुल नहीं, सौरभ जी एक प्रश्न इसके साथ में और जोड़ देता हूं, फिर राम कपूर जी भी हमारे साथ ऐड हो चुके हैं, मैं उनका भी रुख कर लूंगा। मैं चाह रहा हूं इस सवाल का भी जवाब आप इसी के साथ दे दें। मनीष जी ने इस बात को उठाया था, अगर प्रियंका गांधी, हालांकि अब ये तो कह रहे हैं कि उनका पहला चुनाव होगा, ठीक है, देखते हैं वो नाम उनका अनाउंस होता है या नहीं, लेकिन राहुल गांधी का वापस लौट करके आना, एक तरफ तो आप पहले अमेठी छोड़ करके चले गए वायनाड, और अब फिर से वहां पर जब वोटिंग हो गई तो आप यहां पर अब अपने नाम का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ये कांग्रेस का थोड़ा सा विश्लेषण करिए और ये क्या इंपैक्ट डाल रहा है आपको इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिहाज से, कैसे इसको देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं आयुषी इसी बात को आगे बढ़ा रहा था कि निश्चित तौर पर जब उत्तर प्रदेश उनके लिए कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और उत्तर प्रदेश से ही, लखनऊ से ही होकर दिल्ली का रास्ता खुलता है, ऐसे में धीरे धीरे, यानी राहुल गांधी जब राजनीति में सक्रिय भूमिका में आते हैं, 2010 के बाद की बात करें और 2014 में हारने के बाद की बात, तो 14 से लेके 24 तक 10 साल में राहुल गांधी के नेतृत्व में
एक एक करके छोटे बड़े एक एक करके लगभग 3 दर्जन चुनाव कांग्रेस हारी है। यानी लोकसभा, विधानसभा, उपचुनाव, बाई इलेक्शंस, जहां भी निकाय चुनाव, ये लगातार राज्य दर कांग्रेस के लिए ये सेटबैक रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना और अपनी पार्टी के लीडर्स एक एक उनको छोड़ के चलते गए। आप देखिए मध्य प्रदेश सफाया हो गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराष्ट्र, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश में ही देखिए खुद इस चीज को, यही चीज चाचा भतीजा, जो चीज मुलायम सिंह के साथ, जो चीज अखिलेश यादव के साथ शिवपाल जी ने किया, आज कन्नौज से वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन में आएगा। अरे भाई आप क्या कितनी ये लवरेज होके बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में उत्साह होना चाहिए, कॉर्डर बेस काम होना चाहिए, न किस तरह की बयान। नहीं, बिल्कुल ठीक है सौरभ जी, आप भी एकदम कमोबेश वही बात कह रहे हैं जो मनीष जी ने कही, क्योंकि लीडरशिप मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक मिनट जो राहुल, एक मिनट आयुष जी, जो राहुल गांधी के आने की बात हो रही है, मुझे लगता है कि ये स्वयं पर, पार्टी पर और सब पर भरोसा की बड़ी कमी नजर आ रही है, नहीं तो पहले ही आ जाते। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। मैं राम कपूर जी का भी रुक कर लेता हूं। राम कपूर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी जी राम कपूर जी, एक तो ये वोटिंग परसेंटाइल अभी तो खैर 3 बजे तक का भी हम लोगों को दिख रहा है, लगभग अगर हम लोग देखें तो ये 50% या उससे थोड़ा नीचे ही, अमरोहा में ये 52% से ऊपर का दिख रहा है अभी वोटिंग का जो परसेंटेज है। ये कैसे आप इसको देख पा रहे हैं, अगर 2019 से आप इसकी तुलना करते हैं, और इस बार 24 का चुनाव आपको 19 की तुलना में कैसा दिख रहा है? देखिए, इसमें वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण 2-3 है। एक तो गर्मी बहुत पड़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए सारा बीजेपी ने स्वीप कर दिया था, और लोगों में ये बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई अब की बार फिर से मोदी जी तो आएंगे ही। तो जो अब केवल प्रश्न ये उठा है कि कितनी सीट होंगी, तो उसमें जो भाजपा के समर्थक हैं वो आराम से बैठे हुए, थोड़ा बहुत वो है कि अरे भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, हम नहीं जाएंगे वोट करने, क्योंकि मोदी जी तो जीत ही जाएंगे, भाजपा की सरकार पुनः बन रही है। और जो भाजपा के अगेंस्ट लोग हैं उनको भी, उन्होंने भी एक हिसाब से हार मान ली है। जिस तरह से कांग्रेस का और अन्य पार्टियों का जिस तरह से बर्ताव चल रहा है, उससे बिल्कुल लग रहा है जैसे उन्होंने हार मान के बैठ गए हैं। मोदी जी तो आ ही जाएंगे। अब प्रश्न ये कितनी सीटें आती हैं, इसके ऊपर प्रश्न है। एक कारण ये रहा है कि कम परसेंटेज वोटिंग है। दूसरा कि कांग्रेस को कोई विजन नहीं है, कोई क्लैरिटी कांग्रेस की लीडरशिप को नहीं है। बार बार नैरेटिव आप चेंज करते हो। अब आपने एक नया मुद्दा उठा दिया, आपने कि इनहेरिटेंस टैक्स लिया जाएगा। ये जो पहले था इंदिरा गांधी के समय इनहेरिटेंस टैक्स लिया जा रहा था, और उसके बाद फिर राजीव गांधी आए उन्होंने, और मनमोहन सिंह ने इसको नकार दिया, फिर ख़त्म कर दिया गया। अब एक नया मुद्दा उठा दिया। एक फेज़ की वोटिंग हो चुकी है और दूसरी फेज़ के पहले आप ये कह रहे हो, सैम पेट्रोडा कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स लिया जाएगा। तीसरी बात है कि कांग्रेस का बिल्कुल राम मंदिर में जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब इतना सारा अपोजिशन के साथ ये रहा कि आप माइनॉरिटीज़ को अपीज़ करने में इतना अधिक लग गए कि लोगों को लगने लगा कि आप माइनॉरिटीज़ को अपीज़ तो कर रहे हो, आप एंटायर हिंदू स्टैंड ले रहे हो, आप हिंदुओं के अगेंस्ट जा रहे हो। इसका बहुत बड़ा फ़र्क ये पड़ा। देखिए, आप माइनॉरिटीज़ को अपीज़ कीजिए, उनको खुश करिए, उनके वोट पाइए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि इतना अपीज़ करें कि लोगों को लगे कि आप एंटायर हिंदू हो गए। हिंदुओं को इस समय ये लगने लगा है। इस तरह मंदिर बन रहा था, कोई ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी के लिए ही मंदिर बन रहा था, सबके लिए था। आपने टोटल बॉयकॉट किया। क्या हिंदुओं को इसमें ठेस नहीं पहुंची, उनकी आत्मा को ठेस नहीं पहुंची कि आप मंदिर में दर्शन करने भी नहीं जाओगे? और आपका इनविटेशन था पूरा, आप नहीं गए। आपने बिल्कुल ये दिखा दिया कि आप एंटायर हिंदू से कर रहे हो। तो कोई विजन नहीं है कांग्रेस के साथ, कोई विजन नहीं है। देखिए, आप पहले समय की बात आप ले लीजिए, एयर इंडिया टाटा चला रहे थे, उसके बाद आज़ादी मिली, उसके बाद एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया गया, गवर्नमेंट चलाने लगी। अच्छा, जब टाटा चला रहे थे पहले तो प्रॉफिट में चल रही थी, जब गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया तो हर साल लॉसेज में आनी शुरू हो गई। लॉसेज इतने पाइल अप हो गए, फिर आपके समझ में नहीं आया, फिर आपने कहा इसको प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो प्राइवेटाइज किया, अब की से फिर से टाटा को दे दिया गया। इसी तरह आप देखिए, बैंक नेशनलाइजेशन 69 में इंदिरा गांधी ने बैंक नेशनलाइजेशन किया था। बैंक्स को एनपीएस बहुत बढ़ गए, घाटे होने लगे उनको एनपीएस मतलब बैंक्स को। फिर
राजीव गांधी आए, मनमोहन सिंह आए, उन्होंने कहा नहीं, ये सब घाटे पे चल रहा है, सारे बैंक्स चल रही हैं, तो इन्होंने कहा अब प्राइवेटाइज कर देंगे। फिर से प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। पहले आपने नेशनलाइज किया, अब प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हो। और यही बैंक्स की ही बात नहीं है, आप बाकी पीएसयूज को भी प्राइवेटाइज, सारी चीजें हैं कमोबेश। आपने तो जिस ओर इशारा किया राम जी, वो मैं समझ गया, क्योंकि आपका ये कहना है कि जब तक विजन क्लियर नहीं होगा तब तक भाई जनता को आप क्या कन्वे कर रहे हैं, इसीलिए शायद ये जो उदासीनता है वो थोड़ी सी देखने को मिल रही है। आप तीनों मेरे साथ बने रहिए, मैं दोबारा से आप लोगों के पास लौटूंगा। इस बीच एक बड़ी जानकारी है, आंकड़े अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। 3 बजे तक का अपडेट क्या है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग अभी चल रही है और 8 सीटों पर आज भी आपको बता दें कि सेकंड फेज में वोटिंग अभी जारी है, तो लोग वोट कर रहे हैं 8 सीटों पर। अब 3 बजे तक का आंकड़ा आ गया। देखिए, अमरोहा में अगर आप देखेंगे तो ये 52.02% है वोटिंग, ये 3 बजे तक का आंकड़ा है। इसी तरह से बागपत में 42.92% वोटिंग हुई है। अलीगढ़ में 3 बजे तक ये आंकड़ा 44.03% का है। तो कुल 8 सीटें जहां पर आपको बता दें कि अभी मतदान जारी है और अलीगढ़ में 44.03% मतदान दर्ज किया गया है। अमरोहा में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है, अमरोहा में 52.02% वोटिंग अभी तक रिकॉर्ड की गई है, यानी कि 3 बजे तक। बुलंदशहर में 44.45%, बागपत में 42.92%, अलीगढ़ में 44.03%, मेरठ में 47.60%। तो ये 8 सीटों पर आप देख रहे हैं कि ये जो मतदान का वोटिंग परसेंटाइल है वो आपकी स्क्रीन पर। एक बार फिर से वापस लौटते हैं चर्चा में। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए। मनीष जी, आपके पास आता हूं। मनीष जी, सिर्फ विजन नहीं होना या आपके पास एक चेहरा नहीं होना, क्योंकि दूसरी तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी या फिर मोदी के नाम पर हम लोग देख रहे हैं कि जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर लड़ी जा रही है। बहुत सारी जगहों पर तो हम लोग ये भी देख रहे हैं, ग्राउंड पर भी जब हम लोग जाते हैं तो ये दिखता है, नाम मोदी का है, बस ये काफी है। उनका कैंडिडेट कौन है, इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते भी नहीं कि उनका कैंडिडेट कौन है, वो मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं। क्या दूसरी तरफ से एक विजन का क्लियर ना होना, दूसरी तरफ से एक चेहरा ना होना, ये एक बड़ा कारण दिख रहा है? और दूसरा, जब हम 19 से तुलना करते हैं तो 19 में एक बड़ा गठबंधन था उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी हिस्सा थी, आरएलडी भी उसका हिस्सा थी। इस वजह से वो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा था। जो हम तुलना इस बार कर रहे हैं थोड़ा कम दिख रहा है। दोनों ही चीजों को आप कैसे इसका आंकलन करते हैं मनीष जी? देखिए, पहली चीज पुराने कोलैबोरेशन से शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा सा कोलैबोरेशन चेंज हुआ है, सपा कांग्रेस का हुआ है, आरएलडी बीजेपी का हुआ है, बीएसपी अलग गई है, तो वोटर्स को पुश करने की पार्टियों की क्षमता थोड़ी सी चेंज हुई है। एक कारण ये हो सकता है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। हाँ, नेतृत्व की जो आप बात कर रहे थे, भारत में जितनी भी रीजनल पार्टीज है, जैसे यूपी में बीएसपी है, एसपी है, आरएलडी है, इनके पास कभी कोई ऐसा चेहरा नहीं रहा जो देश के नेतृत्व के लिए आगे आ सके। हाँ, कांग्रेस जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने 50 से 55 साल इस देश पे शासन करा है, तो लोग उसकी तरफ इस विश्वास से देखते हैं कि शायद ये कभी बीजेपी या नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प ला पाए। और कांग्रेस पिछले 10 सालों से अपना कोई ऐसा कैंडिडेट निकालने में असफल रही है जो विपक्ष के विकल्प के रूप में खड़ा हो सके कि हाँ, अगर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी ये उठाएंगे तो ये देश को आगे सुरक्षित हाथों में ले जा सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पिछले विश्लेषक कह रहे थे, अब जो है पब्लिक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन पे वर्क करती है। 5 साल के अंदर आप क्या दोगे, ये थोड़ा सा विश्वास कम होता जा रहा है। जब देश हित और राष्ट्र हित की बात होती है तो ये प्रोजेक्ट 5 और 10 साल के नहीं होते। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 के विजन की बात करते हैं, 2027 में हम 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है, भारत बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है, भारत के रेलवे मिनिस्टर कहते हैं कि अगले 5 सालों में भारतीय रेल में आपको वेटिंग का टिकट नहीं मिलेगा, सारी बर्थें कंफर्म मिलेंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें सही होगी, लेकिन लोग इस टाइप का विजन देखना चाहते हैं कि हमारे देश का नेतृत्व आगे के लिए क्या सोच रहा है। जिस कांग्रेस ने इस देश में 55 साल शासन करा, एक बहुत बड़ा नारा हुआ करता था, गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ। आज 50 साल बाद भी वही नारा है, वही गरीबी है, वही स्थिति है, वही बेरोजगारी है। तो क्या पिछली सरकारों ने कुछ काम नहीं करा? मुझे लगता है अगर उन्होंने कुछ काम करा होता तो जो आपने 55 साल काम करा आप उस पर वोट मांगो। जैसे भाजपा ने गुजरात मॉडल के नाम पे 2014 में वोट मांगा, ऐसा कोई मॉडल कर्नाटका में डेवलप होना चाहिए था, ऐसा कोई मॉडल हिमाचल में डेवलप होना चाहिए था, मध्य प्रदेश की सरकार में डेवलप होना चाहिए था, भले ही थोड़े दिन रही, राजस्थान में तो पूरे 5 साल की सरकार रही, छत्तीसगढ़ में तो पूरे 5 साल की सरकार रही। तो क्या वहां कोई ऐसा डेवलपमेंट हो पाया? आपने क्या वहां की बेरोजगारी दर पे काम करा? क्या वहां पे लोगों को जो वादे करे थे वो उन्हें डिलीवर करे? क्या वहां के किसानों का लोन माफ हो गया? क्या वो राज्य आज पॉजिटिव फ्रेम में है?
क्या उनकी जीएसटी दर का कलेक्शन आप देखिए, यूपी दूसरे राज्य पे आ गया है जीएसटी कलेक्शन में। पिछले साल उत्तर प्रदेश का कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज्यादा रहा। ये वो फिगर है नहीं, लेकिन मनीष जी इसके लिए तो निकलना पड़ेगा ना घर से बाहर। अगर आप वोट नहीं करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म विजन या जो 2047 भाई जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, भाई उसके लिए सीट तो चाहिए है ना। और अगर लोग वोट करने नहीं निकलेंगे तो एक तरफ तो ये आश्वस्त है आपकी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या जिसने 400 पार का परसेप्शन बना दिया, लेकिन अगर वोट करने ही उनका वोटर नहीं निकलेगा तो ये कैसे होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नुकसान कहीं कर जाए? ये हम कैसे मान ले कि भाजपा का वोटर नहीं निकल रहा? हो सकता है सपा और बीएसपी का और कांग्रेस का वोटर उदासीन हो, वो नहीं निकल रहा हो। ये तो हमें रिजल्ट्स में पता चलेगा, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में 224 सीटें भाजपा 50% के वोट से ज्यादा जीती थी। इस बार उनका टारगेट है कि हम कम से कम 272 सीटें 50% वोट से ज्यादा जीते, और अगर उन्होंने वो फिगर अचीव कर लिया तो विपक्ष के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, अपीसमेंट की राजनीति है, विशेष जातियों की राजनीति है, फिर उसका अस्तित्व खत्म होता जाएगा। क्योंकि उन जातियों के वोट में भी बीजेपी डेंट लगा रही है। 8 से 10% का वोट मुस्लिम वोट में, 8 से 10% का यादव वोट में। तभी बीजेपी आप देखिए बिहार में सबसे बड़ी पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, बिल्कुल। सौरभ जी, सौरभ जी, ये वोटिंग परसेंटेज जो है इसको क्या बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि अलार्मिंग तौर पर है किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है? क्योंकि जैसा कि मनीष जी ने कहा कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि ये बीजेपी का वोटर नहीं निकला या किसी और पार्टी का नहीं है। क्या ये नतीजों में बहुत ज्यादा आपको लगता है कि परिवर्तन ला सकता है, या बहुत ज्यादा कोई इसका इंपैक्ट नहीं होगा? ये हो सकता है कि जीत हार का मार्जिन थोड़ा कम हो जाए, इस वजह से ये वोटिंग परसेंटाइल कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। कैसे इसको देख रहे हैं आप? देखिए, पिछले ट्रेंड्स को देखें तो बहुत चिंता का विषय नहीं है, और इसका प्रेडिक्शन थोड़ी जल्दीबाजी है। अभी तो दूसरे चरण में हम हैं। लेकिन एक बात समझना होगा कि भारत की राजनीति में 2014 के बाद एक नया पॉलिटिकल नारा या एक नया डिस्कोर्स खड़ा हुआ। वो खड़ा हुआ कि विकास की बात, डेवलपमेंट के मुद्दे। यह भारत के चुनाव में पहले इस तरह से नहीं था। अब जनता जागरूक है, इस बात को बड़ी अच्छे से समझती है। 2014 के पहले हम थोड़ी सी और पीछे की बातें करें तो 2-3 चीजें बड़ी प्रमुख होती थी। क्या? जाति, क्षेत्रवाद, धर्म, संप्रदाय, इस तमाम बातें आती थी। और 2014-2019 के बाद 2024 में क्या आ गया है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जरा सा ध्यान देंगे इस पर कि 2024 में ये आ गया है कि 10 साल के मैनिफेस्टो, यानी मोदी जी के तरफ से ये कहा जा रहा है बीजेपी से कि हमने जो किया है हमारे मैनिफेस्टो में, जो पहले था धारा 370, राम मंदिर, तो आज उसको बता रहे हैं। और बाकी विपक्ष जो है इसको सुनने पर भी एजेंडा बता रहा है। तो इसको समझना, मतदाता इस बात को समझता है। आपका सवाल बहुत सटीक है कि क्या इसका असर सीधे पड़ता है या नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि जो वर्तमान की स्थिति बन रही है, मत प्रतिशत कितना कम और कितना ज्यादा होगा ये तो बाद में तय करेंगे उसको। लेकिन फिलहाल इस बात को देखना होगा कि जनता इस बात को समझने लगी है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही असली लड़ाई है। और दूसरी जो सबसे खास बात है कि प्रत्याशी पसंद है, जो आपने उठाया था, प्रत्याशी कितना पसंद है कितना नहीं पसंद है वो बात अलग है। लेकिन नेतृत्व मजबूत है, यानी केंद्र में कौन होगा, यही विधानसभा का चुनाव होगा तो एक एक आदमी एक एक विधायक को जानता है कि भाई तुम्हारे, यहां तक कि उसके किचन तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो स्थानीय मुद्दे रहते हैं। स्थानीय मुद्दे की लड़ाई होती है, उसमें नाराजगी भी होती है, उसमें शिकायत भी होता है, उसमें डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन जब हम राष्ट्र के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब राष्ट्र के लिए मतदाता के रूप में आते हैं तो हम अपनी बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, देश बढ़िया होना चाहिए, देश अच्छा होना चाहिए, नेता अच्छा होना चाहिए और कंप्लीट मेजॉरिटी की सरकार होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि मत प्रतिशत जो एजेंडा गिना रहे हैं विकास के, उनके पक्ष में जाएगा। और जिन कहीं ना कहीं जो कमी हो रही है, लेकिन नहीं एजेंडा को बता पाना, अपनी योजनाओं को। लेकिन एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं, आप तीनों लोगों से मेरा ये कॉमन सवाल होगा, क्योंकि आप तीनों लोगों के पास मुझसे व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज्यादा अनुभव है। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा था विकास, में आपके ही पास आता हूं सबसे पहले
ये मुझे बताइए, क्योंकि अभी आप लोगों ने जो तमाम बातों को कहा, क्या थोड़ा मुश्किल हो रहा है कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना? क्योंकि मध्य प्रदेश के नतीजे हम लोगों ने देखे, छत्तीसगढ़ के नतीजे हम लोगों ने देखे, बिल्कुल उलट। एक तरफ हमने देखा लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई मध्य प्रदेश के अंदर, जबकि वहां पर भी वोटिंग परसेंटाइल कोई बहुत ज्यादा नहीं था कि कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री को दिखा पाए। दूसरा एक हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में देखा कि वोटिंग परसेंटेज कम था, लेकिन सत्ता बदल गई पूरी तरह से। तो क्या आप थोड़ा मुश्किल हो पाता है प्रिडिक्शन कर पाना? इसमें जी जी विकास जी, आपसे मेरा सवाल है। चलिए, मुझे लग रहा है शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची। राम जी, चलिए आप राम कपूर जी, आप ही इसका जवाब दीजिए। हाँ देखिए, जो बात चल रही थी कि लो परसेंटेज हुआ है जो वोटिंग का, ये दोनों तरफ के लिए है। क्या हुआ कि अभी जो विधान परिषद चुनाव हुए हैं वो भले ही पलट इसलिए गए, सब भाजपा के फेवर में गए। तो ज़्यादातर जनता ये समझ रही है कि भाजपा और मोदी जी, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं। लोगों ने ये मान लिया है कि वो बनेंगे। अब केवल बात ये कितनी सीट आती है इसके ऊपर है। और साथ में जो दूसरे पार्टीज के वोटर हैं उन्होंने मान लिया कि चुनाव हार चुके हैं, ऐसा उन्होंने मान लिया, इसलिए उदासीनता है उनमें भी। तो दोनों तरफ वोटिंग परसेंटेज जो कम होगा वो दोनों तरफ के लिए इफेक्ट करेगा, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर कम से कम यह है कि मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, ऐसा है। अपोजिशन में कौन बनेगा, जो दूसरे लोगों में कौन बनेगा? कांग्रेस का होगा, टीएमसी का होगा, या आपका बिहार का होगा, या कहाँ का होगा? ये अभी तक कोई विजन क्लियर नहीं। जैसे कि मोदी जी ने कहा कि इनके वहाँ हर साल एक नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो 5 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इनके, प्रधानमंत्री। तो लोगों में वो कंफ्यूजन है, यही नहीं मालूम है। अब अभी तक ये लोग यही नहीं तय कर पाए हैं कि किसका प्रधानमंत्री बनेगा, और उसमें टोटल कंफ्यूजन है। आप देखिए, मतलब विजन की इतनी कमी है कि अमेठी जैसी सीट पे यही नहीं पता है कि क्या हो रहा है। मतलब साले और बहनोई में झगड़ा चल रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन राम कपूर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये एक तो पहले नाम का अनाउंस नहीं करना, दूसरी बात फिर अब चर्चा ये शुरू हो जाना कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी, इनके नाम का ऐलान बहुत जल्दी अभी कांग्रेस पार्टी कर देगी। ये अचानक से वापस आ जाना, इसको किस तरीके से देख रहे हो? इसका क्या कारण आपको समझ में आ रहा है? क्या वायनाड की सीट फंस गई है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है कि भाई एक सेफ साइड लेकर के चलें, और फिर अमेठी आते हैं तो वहां का समीकरण कैसा होगा? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। वायनाड की सीट इनकी फंस गई है। इनको अच्छी तरह मालूम है कि वहाँ गड़बड़ होने वाला है। और यहाँ पर हेलो जी सुन पा रहा हूँ, राम कपूर जी बात रखें। और यहाँ अमेठी के लिए आपने कोई चीज़ अनाउंसमेंट नहीं किया। वाड्रा जी भी आ गया, उनके भी पोस्टर लग गए, और ये बीच में ये भी खबर चली थी कि वरुण गांधी को सपोर्ट करेंगे, और फिर अब राहुल गांधी का नाम चलना शुरू हो गया। तो शुरू ही से टोटल कन्फ्यूजन रहा है। अमेठी जैसी सीट के लिए वहाँ भी विजन नहीं है, आपका कोई विजन नहीं है, और टोटल कंफ्यूजन में चुनाव लड़ा जा रहा है। बिल्कुल सौरभ जी, बिल्कुल ठीक है। सौरभ जी, जैसी सीट के लिए भी प्रियंका गांधी को इन्होंने बिल्कुल जी डिक्लेयर ही नहीं किया। प्रियंका गांधी के लिए डिक्लेयर नहीं किया गया। क्या कोई डर रहे थे? डर ये रहते कि कहीं ऐसा ना दूसरी तरफ से बहुत शक्तिशाली कैंडिडेट आ जाए। ये चक्कर रहा है इनका। ये डर रहते, डर के साथ इन्होंने, और डर की वजह से इन्होंने अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर नहीं किया। और ये बात तो बिल्कुल सर है, वायनाड की सीट इनकी फंस गई है। उनकी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। अमेठी का इन्होंने कोई सर्वे ढंग से किया नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि कितनी पॉपुलैरिटी है, कितनी नहीं है। बिल्कुल, इसलिए टोटल कंफ्यूजन वाली स्टेट में, बिल्कुल ठीक है। सौरभ जी, मेरा सवाल अभी आपसे वही रहेगा कि क्या अब आजकल थोड़ा प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल हो पा रहा है? जो ट्रेंड्स हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो एग्जांपल दिया, दोनों जगह बिल्कुल उलट नतीजा आया। एक तरफ तो ये लग रहा था कि बड़ी फंसी सी या कांटे की टक्कर है, वहां लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई, जहां ये माना जा रहा था कि भाई कांग्रेस थोड़ा मजबूत स्थिति में, भूपेश बघेल वापस आ जाएंगे। वहां हम लोगों ने देखा कि सत्ता ही चली गई, जबकि वोटिंग परसेंटेज वहां का बड़ा कम था। ये क्या थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है आजकल कुछ प्रिडिक्ट कर पाना, ये वोटिंग परसेंटाइल को लेकर के? बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि मुश्किल नहीं है, लेकिन जल्दीबाजी होगी। अभी ये जल्दीबाजी है, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन वो विधानसभा का सिनारियो था, वो विधानसभा के संदर्भ में बातें हैं, और ये लोकसभा की है। इसमें चीजों को देखना होगा, खास करके उत्तर प्रदेश का जब हम जिक्र कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो 2-3 चीजें यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि कांग्रेस के लिए जो वर्तमान नेतृत्व है वह
कांग्रेस का उत्तराधिकारी है, यानी या ये कह सकते हैं कि वो उनको राहुल गांधी को परिवार से मिली हुई विरासत है, अखिलेश यादव को परिवार से मिली हुई विरासत है, और मायावती को के बाद जो आनंद आए हैं वो भी एक परिवार से निकली हुई चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है जनता के बीच में जाना। एक बात, दूसरी बात, इन दोनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पास एक तो 10 साल से की शासन है, फिर राज्य में भी शासन है, और शासन करने वाला और विपक्ष में होना, दोनों में बड़ी अंतर दिखता है। मुझे ये लग रहा है कि जब हम लगातार विपक्ष में होते हैं तो मुद्दे हमारे पास, हमारे तंत्र, हमारी व्यवस्था, हमारे लोग, यानी पार्टी का नीचे तक पहुंच पाना, एक बहुत उसको सरवाइव कर पाना जरा चैलेंजेस हो जाता है। आज की स्थिति में कांग्रेस का गठबंधन का, कांग्रेस की वोट बैंक क्या थी, तो कांग्रेस पर हमेशा एलिगेशन और आरोप ये लगता रहा है कि वो अल्पसंख्यकवाद के बढ़ावा देके काम करती है। ये उस पर आरोप रहा है। किसके द्वारा? तो बीजेपी के द्वारा। और देखिए ये आरोप में दोनों एक साथ हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी के बयान में, बीजेपी के बयान में कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है। एक मोदी जी कहीं रैली में बोल दे रहे हैं, यदि अलीगढ़ में बोल दिए, मेरठ में बोल दिए, तो पूरा डिस्कोर्स उसी तरफ चला गया। इसका मतलब बीजेपी इस बात को समझती है कि इनकी कमजोरी क्या है, इसलिए उनका ये नारा हो जाता है, यह बयान हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि केवल वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि विकास और डेवलपमेंट के, और ये आराम से जनता समझ रही है। इसलिए यदि मैनिफेस्टो में और 10 साल के काम के आधार पर बार बार बीजेपी गिना रही है, कह रही है, तो कांग्रेस के सामने एक ब्लूप्रिंट नहीं दिख रहा है, एक मजबूत आधार नहीं। ठीक है सौरभ जी, आपने बहुत सही बात कही कि बीजेपी जिस पिच पर चाहती है उस पिच पर विपक्ष को ले आती है और फिर उसी पर वो खेलना शुरू कर देते हैं। बाद में समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या। बिल्कुल। और अभी भी वो हो रहा है, जबकि अभी सेकंड फेज है, अभी आगे अभी हम लोग और देखते हैं, क्योंकि अब जिस तरह से मुद्दे गरमा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये चुनाव अब थोड़ा दिलचस्प होने वाला जरूर है। एक चीज मनीष जी, आपके पास भी मैं आ रहा हूं। मनीष जी, क्या जो वोटर्स का जहन में इस समय जो चल रहा है उसको थोड़ा भाप पाना मुश्किल हो रहा है? क्योंकि अचानक से किस तरीके का परिवर्तन हो जाता है कुछ चुनावों के रिजल्ट से अगर हम लोग कंपेयर करें तो बहुत सोच समझ करके, मतलब जनता अपने जहन में रख लेती है कि उसको क्या करना है। क्या थोड़ा प्रेडिक्शन करना लगता है कि अब मुश्किल हो गया है कि जनता के जहन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है? मनीष जी, मैं आपका सवाल का जवाब आप ही की बातों से देता हूं। आपने कहा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोई सेंस नहीं कर पाया, वोटिंग परसेंटेज में कोई खास चेंज नहीं था, लेकिन रिजल्ट में लैंडस्लाइड चेंज आया। ये चीज आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। अगर आप यूपी के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं तो जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इसका जब ट्रेडिशनल वोट शिफ्ट होगा ना, तो वो कास्ट और क्रीड से अलग शिफ्ट होता है, और वैसा वोट अगर 2 से 3% शिफ्ट होता है, वोटिंग परसेंटेज इंटरैक्ट रहती है, लेकिन रिजल्ट में ड्रास्टिक परिवर्तन आता है, जो आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा। वहां का जो ट्रेडिशनल वोटर था वो स्टेबिलिटी की तरफ, करप्शन के मुद्दों को देखते हुए छत्तीसगढ़ का शिफ्ट हुआ और बहुत बड़ा चेंज आया। बीजेपी 2/3 बहुमत तक पहुंच गई, परसेंटेज वही रही। जितने भी पोल पंडिट्स थे, कोई इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्हें दिख रहा था परसेंटेज सेम है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई नया वोटर नहीं निकल रहा। लेकिन जो पार्टियों का ट्रेडिशनल वोटर है, वो अपने नेताओं के अभाव में, थोड़ा सा मुस्लिम वोटर, थोड़ा सा यादव वोटर, थोड़ा सा ओबीसी वोटर, जो अपनी टैक्टिकल शिफ्टिंग कर रहा है ना हर 5 साल में। जैसे बीजेपी का पिछली बार पूरे भारत में वोट 37% था, इस बार मुझे उम्मीद है कि ये वोट 40 से 42% होगा। और ये जो 2-3% की टैक्टिकल शिफ्टिंग, बिल्कुल। और ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये जो इंपैक्ट है वो किस तरीके का डालता है। अब बने रहिए मेरे साथ, मैं वापस लौटूंगा। इस बीच एक बड़ी जानकारी है, तस्वीरों के साथ दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बागपत से एक खबर आ रही है, ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बागपत के ये सिंगावली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव हैं कुलदीप उज्ज्वल, जो कि पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए दिख रहे हैं। एजेंट की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने के लिए यहां पुलिस पहुंची थी, लेकिन वहां पर आप देखिए किस तरीके से लोकदल के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप उज्ज्वल पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए, तस्वीरें सामने आई है, वीडियो वायरल है। बागपत जनपद के सिंघावली थाना क्षेत्र के चोर मऊ का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर एजेंट की शिकायत मिलने पर आपको बता दें कि पुलिस पहुंची थी, लेकिन देखिए किस तरीके से ये राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप उज्ज्वल पुलिस के साथ बहस करते हुए, हाथापाई करते हुए नजर आए। तस्वीरें, दूसरे चरण की वोटिंग अभी चल रही है। आज बागपत में भी आपको बता दें कि मतदान हो रहा है, लेकिन यहां पर आप देखिए किस तरीके से सिंघावली थाना क्षेत्र राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप उज्ज्वल, जो कि पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए नजर आए हैं। ये आपका एजेंट है और ये जो है यहाँ बीजेपी लोकदल के खिलाफ काम कर रहा है।